सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड मॉडल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से लौंडा मिलने जा रहा है हेवन फेथ सेट के एक कल्टीवेटर से। तुम लोगों को पता होगा कि हेवन फेथ सेट जो है वो एक्चुअली में ऑल सीड का ही सेट है, जिसके अंदर से कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे वगैरह। लेकिन उनमें से पहले कल्टीवेटर से वार्लिन पहली बार आज मिलने आ रहा है आज की इसी वीडियो के अंदर में। इसके अलावा वार्लिन को जो वो वुड चाहिए उसके बारे में भी उसे काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी और भी बहुत चीज़ें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सीतुनाला वालिन दोनों इस प्लैनेट सुजाको को छोड़ के बाहर निकल चुके थे। इसी दौरान वहाँ पे वालिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ में भी फ्यूज हो जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे वालिन की जो कॉम्बैट एबिलिटीज और स्पेल टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा ही पुअर है, जिस वजह से सीतुनान ने अपने हज़ारों सालों में जो भी चीज़ें सीखी है वो सभी के सभी वालिन के ऊपर में पर्सनली एक्सपीरियंस कराकर उसे सिखा देते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में वहाँ पे छोटी मोटी प्रैक्टिस फाइट्स हो रही थी, जिस दौरान वहाँ पे वालिन एक बार भी सीतुनान को बीट नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा वो कई बार उससे मार भी खा रहा था अपनी फ्यूजन के साथ में भी। लेकिन सीतुनान के साथ में ये जो प्रैक्टिस मैच थी वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाती है, बल्कि वहाँ पे वालिन कई सारी चीज़ों को सीख जाता है, जिसके बाद उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज और स्पेल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही बेटर हो गई थी। इसी दौरान तकरीबन 3 महीने बीतने के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं फाइनली उस ट्रेडिंग प्लैनेट के ऊपर में, जहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स पाए जाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद ही वहाँ पे 3 मुस्टंडों ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की, जिस वजह से सीतुनान उनके पीछे लग गया था उन्हें जान से मारने के लिए। वालिन जब उस प्लैनेट के अंदर में अकेला एंटर करता है तब वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है ली दानन नाम का, जो कि कहता है कि मैं इस प्लैनेट का एक टूर गाइड हूँ, तो आप जहाँ चाहोगे मैं वहाँ तुम्हें लेके जाऊंगा। जिसके बाद वालिन ने उसकी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा और उस लड़के ने काफी अच्छे से जवाब दिया, जिस वजह से वालिन उसे अपने साथ में रख लेता है। फिर वालिन ने बताया कि मुझे चाहिए वुड स्टोन, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो उस लड़के ने बताया कि इस तरीके का रेयर मटेरियल काफ़ी कम ही मिलता है और इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं है, जिस वजह से कोई लोग इसे ज़्यादा खरीदना भी नहीं चाहते। कई सालों से एक शॉप के अंदर में पड़ा हुआ था, लेकिन कई बार नहीं बिकने की वजह से उस दुकानदार ने अपनी दुकान बंद की और उस वुड वाइट स्टोन को वहाँ पर दूसरे दुकान में देकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वहाँ पे वालिन पूछता है कि आखिर वो कौन सा दुकान है, मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वहाँ पर ली दानन एक अच्छे टूर गाइड की तरह उसे लेके जाता है उस जगह पर। जब वो दोनों उस दुकान की तरफ जा रहे थे तब वहाँ पर ली दानन आसपास में जितने भी दुकान वगैरह हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन वालिन को दिए जा रहा था। और यहाँ पर उसकी हरकत कुछ इस तरीके की थी जैसे वो एक नेशन सोल का कल्टीवेटर नहीं बल्कि कोई बच्चा हो। तुम सभी को पता होगा कि जो नेशन सोल के कल्टीवेटर्स होते हैं वो लोग भी ऑलमोस्ट 100 से 200 साल बुढ़े होते ही है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली थी। ये बार बार पॉइंट करके बता रहा है कि इस दुकान में ये चीज़ें मिलती है, उस दुकान में वो चीज़ें। और यहाँ पर वालिन को ऐसा लग रहा था कि वो बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही जब उसने सारे के सारे दुकान का वहाँ पर मुआवजा दिला दिया तब वो लोग फाइनली पहुँचते हैं उस दुकान के अंदर में जहाँ पर वाइट वुड स्टोन था। इस शॉपकीपर के रिगार्डिंग हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, बस इतना कहा जाता है कि उसका जो चेहरा था वो हल्का सा लाल कलर का था और उसके अलावा कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई कि उसकी कल्टीवेशन कैसी थी, कैसा दिखता था और कई चीज़ों को। लेकिन वो शॉपकीपर वालिन को देख के एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है, क्योंकि वालिन के पास से वो अलग टाइप की ही ऑरा रिलीज हो रही थी। एंड उसने एस्टिमेट भी लगा लिया कि इसकी जो कल्टीवेशन होगी वो ऑलमोस्ट अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पास हो सकती है। और ऐसा उसे इसलिए लगा क्योंकि हाल फिलहाल में वालिन उन सभी के सभी कॉम्बैट और स्पेल्स को प्रैक्टिस करके आया, जिस वजह से वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन हल्की सी बड़ी थी। इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए, लेकिन वो इतनी सी बड़ी थी कि वो हम लोगों को एक अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा सुपीरियर नज़र आ रहा था। एंड यही कारण था कि वो शॉपकीपर उसे इस नज़रों से देखता भी है। और वो शॉपकीपर ली दानन को ऑलरेडी पहले से ही जानता था, जिस वजह से उसे देख के कुछ ज़्यादा चौंका नहीं है। उसे पता था कि ये क्या काम करता है, तो उसने ली दानन से उसका हालचाल भी पूछा वहाँ पर। लेकिन इसके बाद वो सभी के सभी मेन टॉपिक पर आते हैं और वहाँ पर उस वाइट वुड स्टोन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उस शॉपकीपर ने वालिन को एक ऐसा प्राइस बताया जिसे सुनकर वहाँ पे ली दानन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उस शॉपकीपर ने बताया कि ये वाइट वुड स्टोन मेरे पास में है, लेकिन इसके बदले आपको मुझे 10 हाई क्वालिटी के स्वीट स्टोन्स देने पड़ेंगे। और इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे ली दानन इतना ज़्यादा इसलिए चौंका क्योंकि वो जिस स्टोन्स की वहाँ पे मांग रख रहा था वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ रैंक 7 कल्टीवेशन कंट्रीज़ के पास में ही कॉमनली पाई जाती है। मतलब बाकी सभी कंट्रीज़ के पास में होना वो काफ़ी रेयर चीज़ है। एंड इसकी मदद से वो अगली कुछ भी रेयर आइटम्स को खरीद सकता है, इंक्लूडिंग सम रेयर ट्रेजर्स के आसपास। लेकिन यहाँ पे ली दानन को लगता है कि शायद से वालिन अपने इतने ज़्यादा पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा एक ऐसे मटेरियल को खरीदने के लिए जिसका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं है। मानता हो कि वो रेयर है, लेकिन उसका यूज़ में भी काफ़ी कम ही आता है। वालिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। वालिन को उस चीज़ की ज़रूरत थी जिस वजह से उसने उस चीज़ का डिमांड किया है।
और वालिन वहाँ पे कहता है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? तो इस चीज़ को सुनकर वो शॉपकीपर हल्का सा चौंक गया, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी इंसान किसी भी मटेरियल को चेक करने के बारे में पूछे, और ऐसा काफ़ी रेयर केसेस में ही होता है। लेकिन वहाँ पे उस शॉपकीपर ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बल्कि उस व्हाइट वुड स्टोन को निकाल कर वालिन को दे दिया। उस दौरान उस व्हाइट वुड स्टोन के आसपास में एक अलग टाइप की लेयर क्रिएटेड थी, जैसे उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा हो। ये एक ऐसा लेयर है जिसे कोई भी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। जब तक कोई भी कल्टीवेटर उस शॉपकीपर से एक लेवल ऊपर की तरफ ना हो, तब तक कोई भी उस आइटम को इस तरीके से नहीं चुरा सकता, एंड उसे ले जाने के लिए तुम्हें उस पेयर को तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा काफी कम ही केसेस में होता है कि वहाँ पे लूटपाट होती हो। हाली ने उस चीज को काफी देर तक ऑब्जर्व किया। इस चीज को देख के वो शॉपकीपर हल्का सा नर्वस होता है, क्योंकि कोई अपने सामान को फ्री में किसी और कल्टीवेटर के हाथों में दे दे जो कि इतना पावरफुल हो, तो उसे एक बेवकूफ़ी कहा जाता है। और वो आसपास में देख भी रहा था कि कोई उसे देख के कुछ टोकने वोकने तो नहीं ना वाला कि तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो। और उसके चेहरे के ऊपर में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे। लेकिन वाली वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, बल्कि उसने बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से कुछ स्पेस स्टोन्स को निकाले और सीधा उस शॉपकीपर को दे दिया। देने के बाद वालिन वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो मुड़ के वहाँ से जाने लगता है। इस चीज़ को देख के शॉपकीपर हल्का सा चौंका, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शांत था। एंड इस शांत बिहेवियर को देख के वहाँ पे शॉपकीपर सोचने लगता है कि इसने नेगोशिएट भी नहीं किया। लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम्स मिल चुके हैं, मतलब अब मेरे ऊपर में काफ़ी ज़्यादा छिनतई वाला केसेस आ सकता है। इस वजह से चुपचाप दुकान को बंद करो और यहाँ से निकलो। वालिन जब उस स्पेस स्टोन को वहाँ से लेके जा रहा था, तब कई सारे कल्टीवेटर्स जो आसपास में उस चीज़ को खरीद रहे थे, तो वो लोग की नज़र उसकी तरफ में कुछ अलग टाइप से ही पड़ती है। लेकिन ऐसा कोई भी केसेस नहीं आया कि वालिन के ऊपर में कोई हमला करके उसे छीनने का ट्राई करे। ली दानन भी वहाँ पे हल्का सा चौंका हुआ था, क्योंकि आसपास के कल्टीवेटर्स कुछ ज़्यादा ही निगाहें टिका के रखे थे, जिससे उसे हल्का सा डर लग रहा था। वालिन ने इस बारे में पूछा कि अगर कोई भी कल्टीवेटर यहाँ से कोई सामान खरीद के ले आता है, तो क्या इसे छीनने का किसी के पास में डर नहीं है? तो ली दानन बताता है कि इस प्लांट के ऊपर में छीन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लग्जरियस शॉप से इस चीज़ों को खरीदते हो, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन तुम्हें गारंटीड की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी तुम लोगों को इस प्लांट से बाहर छोड़ दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा छूट चाहिए तो तुम्हें ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर या फिर 50,000 किलोमीटर तक के रेडियस में तुमको बिल्कुल सेफली पहुंचा दिया जाता है। जिस वजह से यहाँ पे छीनने के केसेस काफ़ी कम ही होते हैं, बट स्टिल चोरी चकारी सब जगह काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, जिस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर वालिन उसकी इन इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था, लेकिन वो वहाँ पे दर्शाता नहीं है। तुमको पता है लौंडा हमारा ऐसा ही है। लेकिन उसने ली दानन से वहाँ पे एक और सवाल पूछा, और वो कहता है कि मुझे स्पिरिट इंक चाहिए। तो आखिर मुझे स्पिरिट इंक कहाँ मिल सकती है? इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे ली दानन हल्का सा चौंकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल था जिस बारे में उसने कभी भी नहीं सुना था, लिटरली कभी भी नहीं। उसने काफ़ी देर सोचा। वहाँ पे वाली को बताता है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक ऐसी दुकान पता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम सभी तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, और वो इस प्लांट के ऊपर की सबसे बड़ी शॉप्स में गिनती आती है। और ये कोई और नहीं था बल्कि शांक्स शॉप है। ऐसा कहने के बाद वो वालिन को उस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पे द मोस्ट लग्जूरियस शॉप्स वगैरह थी। एंड यही वो मोमेंट है जिसका तुम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जब वालिन उस लग्जरियस शॉप की तरफ पे जाता है, तो वहाँ पे तकरीबन 9 दुकानें थी, और जैसे ही उसके रेडियस के अंदर में वो एंटर किया, तो वहाँ पे एक जन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे बिल्कुल रुकता नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वालिन को इतना ज़्यादा बोल्ड और एरोगेंट होता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर काफ़ी गुस्सा हो गया। तीसरे नंबर दुकान के अंदर से वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ आता है, और वो सीधा वालिन के सामने खड़ा हो जाता है। जब वो 100 फुट के रेडियस के अंदर में था, तब उसने कहा कि तुम चुपचाप इस जगह को छोड़ के चले आओ, क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ पर है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला बात लगा कि उसका मास्टर अगर यहाँ पे खरीदारी करने आया, मतलब क्या पूरे मॉल को खाली कर दे? जिस वजह से वहाँ पे वालिन ना आव देता है ना ताव। उसने अपने लेफ्ट हैंड से कुछ सील्स यानी कि स्पेल्स को क्रिएट किया, जिसके बाद वो काफ़ी तेज़ हमला सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर में कर देता है, और एक ही वार के अंदर में वो कल्टीवेटर तकरीबन 100 से 200 फुट पीछे की तरफ में हट गया, और उसे काफ़ी सीवियर इंजरीज हो जाती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि ये जो कल्टीवेटर है वो कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि लेट सोल फॉर्मेशन पर है। लेकिन किसी भी लेट सोल फॉर्मेशन के मुकाबले ये ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में टच कर ही चुका है, हाफ स्टेप पर है। इसके पास में इनफ नंबर ऑफ सेलेस्टियल जेट्स है जिन्हें ये ऑब्जॉर्व करके आसानी से सेल ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर सकता है, बट स्टिल ये दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर रहा है जिसे वाली ने यूज़ किया था अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। हालांकि इस तरह के कल्टीवेटर्स कभी भी वीक नहीं होते। अगर वालिन नॉर्मली पहले की तरह होता तो उसने अभी तक एक ट्रेजर को निकाल लिया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सीतोनान के साथ उसने जो कॉम्बैट स्पेल्स की प्रैक्टिस की है, उस वजह से इसकी जो पावर्स हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस हो रही है। इसी दौरान वाली के ऊपर में एक काफ़ी तेज़ वार आता है उसी तीसरी दुकान के अंदर से, और वो कोई वार नहीं था बल्कि एक चाय का मटका था जिसके अंदर में लोग चाय पीते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से वालिन की तरफ में बढ़ रहा था,
और वो इतना भयानक था कि वो किसी भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर को आसानी से घायल कर सकता है। लेकिन वालिन ने यहाँ पे फिर से अपने लेफ्ट हैंड से कुछ स्पेल्स को बोला, जिसके बाद वहाँ पे एक हमला करता है जो कि था स्टार रोटेशन, जिसकी मदद से वो जो पॉट उड़ता हुआ उसकी तरफ में आ रहा था, एक ही झटके में वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो स्टार रोटेशन स्पेल वाला अटैक है, उससे ऑफकोर्स हम लोगों के सीतू नान ने हज़ारों सालों में सीखा था और उसने वालिन को सिर्फ 3 महीनों के अंदर सिखा दिया। इस बार के बाद वालिन का दिमाग थोड़ा और सनक जाता है, जिस वजह से उसने फिर से उस कल्टीवेटर के ऊपर में हमला कर दिया। और इस दौरान ये वार इतना ज़्यादा भयानक था कि उसने एक ही झटके के अंदर में उसके मुंह से फिर से खून निकाल दिया। और इसके साथ साथ उसके बॉडी के अंदर में वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन क्रिएट हो रहा था कि इन फ्यूचर चल के वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रीथ थ्रू करेगा, वो आसानी से वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। मतलब इतने सालों की कड़ी मशक्कत को उसने एक ही घूसे में वहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। इसे देखने के बाद वहाँ पे वो जो 3rd नंबर का शॉप में जो भी कल्टीवेटर इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो अब फाइनली बाहर आता है। इस कल्टीवेटर के अंदर से एक अलग टाइप की मजेस्टिक ऑरा रिलीज हो रही थी, जैसे कोई ये एक नोबल आदमी हो, मतलब एक शाही घराने का। वो जैसे उसके अंदर से बाहर आता है तो उसकी जो ऑरा थी उसे वालिन आसानी से फील कर पा रहा था। और वहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। उसके हाथ में एक पंखा था जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल फैंस टाइप का होता है, वो लेके बाहर की तरफ में आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम टाइप का उसका डिस्क्रिप्शन था। मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े, लंबे लंबे बाल, उसके कमर के आसपास गोरी सी स्किन और उसके जो चेहरा था वो उस पंखे से ढका हुआ था। और इस दौरान हम लोग को डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिखाया गया जैसे वो एक लड़की हो, बट वहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया कि वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का था। और पता नहीं क्यों हम लोग तो उसे लड़की समझ भी नहीं रहे थे। लेकिन खैर जो भी था, जैसे वो बाहर की तरफ आता है तो वालिन के साथ में उसकी मुलाकात होती है और वो वहाँ पर वालिन के साथ बिल्कुल भी नोक झोंक या फिर गुस्सा गर्मा गर्मी वाला सीन करता ही नहीं है, बल्कि उसने आराम से वालिन की तरफ देखा। और उसी दौरान उसका वो जो सर्वेंट था वो उसके पास में आके कहता है कि मास्टर आप प्लीज़ इसे मार दीजिए। लेकिन अपने सर्वेंट की इन बातों को सुनकर भी वो बिल्कुल भी वहाँ पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसने कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन ही तो था, वापस चलो प्लांट के ऊपर में, हम तुम्हें फिर से ये दिला देंगे। इस चीज़ को सुनकर वो सर्वेंट वहाँ पे चौंक गया। और जैसे ही कल्टीवेटर बाहर आता है तो वहाँ पे ली दानन की हालत ऑलरेडी वहाँ पे सूखी हुई थी, क्योंकि जब वो लोग इसके अंदर इंटर कर रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल लोग आए थे और वो उससे पहले कभी भी इंटर नहीं किया था। शायद से अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर में सिर्फ 2 बार ही उस 9 शॉप के आसपास में वो गया होगा एंड कभी भी वो उसके अंदर इंटर भी नहीं किया है। इस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस था। ऑलरेडी उसके अंदर इंटर करते एक पावरफुल कल्टीवेटर ने हमला कर दिया, बस उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो दुबक के चुपचाप साइड में इन चीज़ों को देख रहा था। और जब वहाँ पे वो कल्टीवेटर बाहर आता जो कि पंखा लेके था, उसे देखकर तो वो और भी ज़्यादा घबराने लगा कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं मैं ना पिस जाऊँ। इसी दौरान वो जो कल्टीवेटर बाहर आया था उसने बताया मेरा नाम है बाई वी। अपने नाम को बताने के साथ साथ उसने ये भी कहा कि मैं हेवन फेट सेक्ट से हूँ। इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। शायद उसे याद भी नहीं है कि हेवन फेट सेक्ट ऑल सीड का एक सेक्ट है, लेकिन उसने वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बाई वी ने जैसे ही अपने सेक्ट के बारे में बताया तो वो वहाँ पर वालिन से पूछता है कि आप आखिर कौन से सेक्ट से हो। तो वालिन वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम छुपाने का ट्राई करता है, जिस वजह से उसने कहा कि मैं बस एक राह भटकी बन जा रहा हूँ, मेरा जहाँ मन करता है मैं वहीं पे बोतली उठा के चल देता हूँ। बाई वी ने यहाँ पे बताया कि आपकी जो फाउंडेशन और कल्टीवेशन वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक बार आप ज़रूर प्लानट त्यान ही उनके हेवन फेट सेक्ट पे ज़रूर आइएगा, हम भी आपकी एक बार खातिरदारी करना चाहते हैं। इस चीज़ को सुनकर वालिन ने वहाँ पे कुछ खास रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो वहाँ से गुड बाय बोल के जाने लगता है। इस दौरान तक वो जो कल्टीवेटर था वो वहाँ पे बस खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और शायद से वो वालिन के बारे में कुछ जानता हो या फिर कुछ भी हो, इस बारे में हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।